सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हम आपको आज बताते हैं स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जब ऐसे ऐसे चल रहा है भाई, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ वेव क्या होगा। बोलेंगे बच्चे कि सर आपने कल बताया था, वो चीज़ तो दिया होता है ना। जैसे मैंने कल क्या बताया था बच्चों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये चीज़ बताया था कि अगर अगर हमारे पास वेव है इस टाइप से, अगर वेव दे रखा है, तो अगर इसका चलने का डायरेक्शन अच्छा वेव नहीं बनाया मत समझिएगा। वेलोसिटी ऑफ वेव इस डायरेक्शन में होता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि यहाँ पे पार्टिकल्स जो छोटे छोटे होते हैं इनका भी स्पीड होता है। तो स्पीड ऑफ पार्टिकल अलग चीज़ है। स्पीड ऑफ पार्टिकल ये चीज़ इन सबको पार्टिकल बोलते हैं। इनका स्पीड ऑफ पार्टिकल अलग चीज़ होता है और ये स्पीड ऑफ वेव अलग चीज़ है बच्चों, है ना। ये अलग चीज़ है इससे। मतलब कि इनका तो स्पीड ऑफ पार्टिकल मान लेते हैं कि यहाँ पे कैसा होगा बताइए आप। अगर आप कल पढ़े हैं तो स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या होता है, निगेटिव ऑफ स्पीड ऑफ वेव इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स होता था। जहाँ पे यहाँ पे स्लोप देख रहे हैं, स्लोप पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। यहाँ पे स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, तो यहाँ पे हर जगह पे वेलोसिटी ऑफ वेव पॉजिटिव होगा। मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना बच्चों। आई थिंक क्लियर होगा। तो ये हम लोग देखे थे यार, और यहाँ पे हमको वेलोसिटी ऑफ वेव निकालना है। अब दिया नहीं होगा, अब हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तरीका है ना। तरीका है बच्चों निकालने का, चलिए देखते हैं कौन सा तरीका है। बच्चों तो ध्यान लगा के पढ़ना है ना। एग्ज़ाम भी हो रहा है बहुत लोगों का, तो अच्छे से पढ़ेंगे तो भी तो होगा एग्ज़ाम में। उबना नहीं है भाई, सैड नहीं होना है कि सवाल नहीं हो रहा है। धीरे धीरे देखते जाना है, जैसे जैसे चीज़ें हम बता रहे हैं तो ऐसे करेंगे तो आपसे सॉल्व होगा। डेफिनेटली होगा। शुरुआत में नहीं होता है भाई, 2-3 बार तो होता ही नहीं है। हम पढ़ते थे, हमसे होता ही नहीं था यार। ऐसा ही होता है बच्चों, लेकिन अगर आप करते रहेंगे तो होने लगेगा सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं ये बता रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से आप। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग, एक हम इस टाइप का अगर बना दें, एक स्ट्रिंग बना देते हैं इस टाइप का। देखिए ये स्ट्रिंग है, ठीक है। इस स्ट्रिंग में अगर हम एक वेव बना दे तो ऐसे करके वेव नहीं बन जाएगा, ठीक है। बन जाएगा सर। तो हम इतना बड़ा वेव लेने की जरूरत नहीं है। स्पीड ऑफ वेव हम एक छोटे से पल्स से भी समझ सकते हैं। मतलब पल्स मतलब क्या बच्चों, इस टाइप का ऐसे जा रहा था, एक छोटा सा पल्स हमने क्रिएट कर दिया। समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ, इस टाइप से। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। ये जो है स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग में हमने एक छोटा सा ऐसे कर देते हैं, है ना। ऐसे कर देते हैं तो एक पल्स क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसका वेलोसिटी ऑफ वेव जो है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा हाथ था, है ना। ऐसा करके ये हमारा हाथ था। ये हाथ इतना गंदा क्यों बन गया, छोड़िए वो जो हाथ से कुछ भी था। यहाँ पे इस डायरेक्शन में से वेव जा रहा है। आपको एक चीज़ दिया हुआ है, अगर हमको ये चीज़ निकालना है तो एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको डिफाइन करने पड़ेगा। अगर स्ट्रिंग है तो इसमें कुछ ना कुछ टेंशन होगा। मान लेते हैं टी जो है वो टेंशन इन स्ट्रिंग है। टेंशन इन स्ट्रिंग है बच्चों, ये चीज़ें डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे आपको एम दे दिया है मास। ये क्या है, मास ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का कुछ ना कुछ मास हम लेते हैं, ठीक है। मासलेस नहीं ले रहे हैं भाई। जब हम लोग पढ़ते थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वगैरह में, तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे पुली ले लेते थे, स्ट्रिंग लेते थे। स्ट्रिंग का कभी हम मास नहीं लेते थे भाई, लेकिन यहाँ पे मास लेना पड़ेगा यार, ठीक है। लेकिन ये बहुत छोटा मास होता है, वेरी स्मॉल मास, वेरी स्मॉल मास लेते हैं बच्चों, ठीक है। एक चीज़ और लेते हैं एल, जो कि होता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग लिया है ना, इसका लेंथ कितना है ना। इसका लेंथ कितना है
आपको ये चीज़ तो पता होगा बच्चों, अगले ही क्षण ये इस टाइप से ट्रैवल करेगा, फिर अगले ही क्षण ऐसे, फिर अगले ही क्षण ऐसे, मतलब इस डायरेक्शन से ऐसे बढ़ता चला जाएगा आगे। अगर हम एक छोटा-सा एलिमेंट ले लें, तो हम चीज़ें बता सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कहीं भी एक ऐसा छोटा-सा एलिमेंट अगर हम ले लें, तो हम वेलोसिटी ऑफ वेव बता सकते हैं। कैसे? मैं ये बोल रहा हूँ कि एक ये छोटा-सा ये जो यहाँ पे बम्प क्रिएट हुआ था ना, ये छोटा-सा एक ल रेड कलर का मैंने कलर कर दिया है। छोटे से पार्टिकल को, वो छोटे से जो डीएल लेंथ का यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लिया है, ये पूरा लेंथ तो इसका एल है, पूरा लेंथ एल है, लेकिन ये छोटा-सा लेंथ हम लोग डीएल लेंथ का ले लेते हैं। इसका लेंथ डीएल है और इसका मास एम है, इस डायरेक्शन में। इसका मास एम है, ठीक है बच्चों? आई थिंक क्लियर होगा। मास एम नहीं, स्मॉल एम है, सॉरी डीएम है, छोटा सा मास। तो इसी को अगर हम यहाँ पे बड़ा कर दें बच्चों, बड़ा कर दें मतलब कि बड़ा इस डायरेक्शन में ऐसे कर दे बड़ा, समझ रहे हैं ना? बड़ा कर दिया। सर इतना बड़ा कर दिया आपने? हाँ बच्चों, बड़ा करना पड़ेगा। तो अगर ये छोटा सा अगर डीएल लेंथ का और डीएम मास का एलिमेंट अगर हमने ले लिया है, तो इसका अगर देखा जाए तो इस तरीके से इसका लेंथ है। तो देखा जाए तो इसका कुछ कुछ ना कुछ सेंटर होगा कहीं पे। भाई ये कुछ इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में यहाँ पे कुछ सेंटर होगा ना। ऐसे कर्व है ना बच्चों, ऐसा कर्व है, तो सेंटर तो होना चाहिए। तो वही मैं बोल रहा हूँ, मान लेते हैं ये जो कर्व हमने लिया है, इसका सेंटर यहाँ पे है, ठीक है? आई थिंक क्लियर होगा। यहाँ पे इसका सेंटर दे दिया है। देखा जाए तो अगर हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ वेव, तो वो चीज़ से यहाँ पे आना चाहिए। तो इसका वेलोसिटी ऑफ वेव किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में, तो हम लोग इस डायरेक्शन में से लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ वेव, है ना? ऐसे करके वेलोसिटी ऑफ वेव लिख देंगे। ऐसे करेंगे तो आंसर आ जाता है, ऐसे भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप गलती कर रहे हैं बच्चों, वेलोसिटी ऑफ वेव इस डायरेक्शन में कैसे होगा भाई? अरे सर पागल हो गए हो क्या? वेलोसिटी ऑफ वेव तो इसी डायरेक्शन में है, तो इसी डायरेक्शन में तो होगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा मिस्टेक हो रहा है। ध्यान दीजिए आप, अगर ये वेव इस डायरेक्शन में ऐसे करके ट्रैवल कर रहा है, वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो क्या ये पार्टिकल भी इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है? सोचिए थोड़ा, ये छोटा-सा पार्टिकल ये क्या ये भी इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है? ये अगर देखा जाए तो अगले ही क्षण ये नीचे आ जाएगा और फिर ये वाला इधर वाला चीज़ उड़ जाएगा। तो ये पार्टिकल तो यहीं पे रह गया भाई, ये तो चला ही नहीं। ये रेड कलर वाला पार्टिकल तो आगे चला ही नहीं, ये तो यहीं पे रह गया। तो ये वेलोसिटी ऑफ वेव है ये, ना कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल वहीं पे रुक गया। मतलब ये तो रुका हुआ है, ये तो रुका हुआ ना है भाई, फिर तो वेलोसिटी ऑफ वेव इस डायरेक्शन में है, तो ये तो यहीं पे रुक जाएगा, अगले ही क्षण ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। चलिए मैं एक चीज़ सिमुलेशन से बताता हूँ आपको। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बच्चों, हम क्या यहाँ पे बताने वाले हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे नो इंड है, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस डायरेक्शन में इसको इस डायरेक्शन से ऐसे वेव दे दिए, देख रहे हैं कैसे ट्रेवल कर रहा है बच्चों, कैसे ट्रेवल कर रहा है? आई थिंक आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, है ना? ये देखिए, ऐसे छोटा सा ऐसे बम्प दे रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में ऐसे करके ट्रेवल कर रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये वाला पार्टिकल कहीं मूव कर रहा है, ये वाला पार्टिकल कहीं मूव कर रहा है, ये पार्टिकल कहीं मूव कर रहा है, ये पार्टिकल कहीं कहीं नहीं मूव कर रहा है, देखिएगा। ऐसे कर दिया हमने, एक सेकेंड, अच्छा से नहीं बन पा रहा है बच्चों। देखिए, ये पार्टिकल ऊपर गया फिर नीचे आ गया, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ा भाई। देखिए ये वाली पार्टिकल, ये वाली पार्टिकल, ये सब पार्टिकल जो हैं वहीं पे रह जा रहे हैं, वो बस ऊपर नीचे मोशन कर रहे हैं, आगे नहीं कर रहे हैं भाई। मैं ये बताना चाहता हूँ बच्चों कि यहाँ पे ये जो वेलोसिटी ऑफ वेव है इस डायरेक्शन में नहीं है, इसका तो वेलोसिटी है ही नहीं। लेकिन अगर वेलोसिटी इसका नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, लेकिन फिर इसका वेलोसिटी निकालेंगे कैसे? अरे भाई, ये चीज़ लाए हैं तो हमको निकालना वेलोसिटी ऑफ वेव ही है, और वही हम चीज़ यहाँ पे नहीं लाएँ तो कैसे निकालेंगे? नहीं निकलेगा। तो एक तरीका है, हम अगर यहाँ पे ग्राउंड फ्रेम में हैं, हम अगर यहाँ पे हैं बच्चों, हम अगर यहाँ पे हैं, तो हम यहाँ से अगर इसको देखें,
तो हमें तो बस वेलोसिटी ऑफ वेव ही नज़र आएगा। लेकिन क्या होगा अगर हम वेलोसिटी ऑफ वेव के फ्रेम में आ जाए, मतलब हम खुद वेलोसिटी ऑफ वेव से चलने लगें, क्या होगा फिर? मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव जहाँ पे है ना, हम यहीं पे आकर बैठ गए, ऐसे ही मान लीजिए बैठ गए ठीक है, तो हम वेलोसिटी ऑफ वेव पे ही बैठ गए हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव जैसे बढ़ रहा है हम भी वैसे ही बढ़ रहे हैं। तो अब क्या होगा अगर वेलोसिटी ऑफ वेव पे ही आप बैठ गए हैं, तो ऐसे ऐसे वेव बढ़ता जाएगा, आप भी यहीं पे रहेंगे, आप भी यहीं पे रहेंगे। लेकिन ये चीज़ क्या लगेगा आपको, पीछे जा रहा है भाई, हम खुद वेलोसिटी ऑफ वेव हो गए तो हम तो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हमको तो वो पॉइंट पीछे ही दिखेगा, हमको तो पीछे ही दिखेगा ना भाई। तो इसलिए ये पॉइंट पीछे ही दिखेगा, लेकिन दिखेगा, लेकिन हम अगर आगे इस वेलोसिटी से जा रहे हैं तो ये पॉइंट भी हमें पीछे जाता हुआ दिखेगा इसी वेलोसिटी से। नहीं समझ में आया? हम लोग ट्रेन में चढ़ते हैं और हम लोग किसी स्टेशन को पास करते हैं, तो स्टेशन तो रुका हुआ है, लेकिन हम वेलोसिटी ऑफ ट्रेन से जाते रहते हैं तो हमें लगता है कि स्टेशन पीछे जा रहा है, स्टेशन पीछे जा रहा है और हम खुद आगे जा रहे हैं। तो कितना वेलोसिटी से स्टेशन पीछे जा रहा है, जितना वेलोसिटी से आप आगे बढ़ रहे हैं, यही तो होता है भाई। तो जितना वेलोसिटी से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो अब ये चीज़ तो रुका हुआ है ना, तो रिलेटिव मोशन में क्या बोला जाता है, अपना वेलोसिटी उल्टा करके इसको दे दो, दे दिया। तो अब पता चला कि वेलोसिटी ऑफ वेव इस छोटे से डीएम मास के लिए हम इस डायरेक्शन में ले सकते हैं, रिलेटिव मोशन लिए हैं, ठीक है। रिलेटिव मोशन को कंसिडर करके हम ये चीज़ बता पाए। बोले क्यों लिए? अरे नहीं लेंगे बच्चों तो यहाँ पे आएगा ही नहीं टर्म वेलोसिटी ऑफ वेव, हमें निकालना भी यही है, तो कैसे होगा? आप समझ रहे होंगे। सिंपल सी बात है, अब जल्दी से कर लेते हैं। इसका मास डीएम था और डीएल लेंथ था, तो स्ट्रिंग में तो खिंचाव ही महसूस होती है भाई, कुछ ना कुछ टेंशन तो होगा। तो इसको खींचा जा रहा होगा इधर, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। कौन खींच रहा है बच्चों? स्ट्रिंग है ना, तो इसमें अगर इस टाइप से बम्प बन रहा है तो स्ट्रिंग क्या करता है, खींचने का ही तो काम करता है, स्ट्रिंग में खिंचाव ही होता है, स्ट्रिंग फोर्स नहीं लगाता है कभी, रस्सी में खिंचाव ही तो होगा। तो इसमें खिंचाव होगा तो इधर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। हाँ सर लगेगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगा दिया हमने, तो फोर्स कौन सा, टेंशन फोर्स ही तो है। क्या ये टेंशन सेम होगा? क्या इधर वाला लगने वाला टेंशन और इधर लगने वाला टेंशन सेम होगा? अब ये चीज़ सोचना पड़ेगा बच्चों। एक्चुअली में अगर हमने मास ले लिया है तो टेंशन सेम नहीं हो पाएगा। अगर मास हमने ले लिया है तो टेंशन सेम तो नहीं हो पाएगा बच्चों, तो टेंशन हम लोग अलग अलग लेंगे। T1 ले लेते हैं और यहाँ पे T2 ले लेते हैं। मान लेते हैं कि इसको बीच से हम लोग अगर इस टाइप से अगर लाइन खींच दें और मान लेते हैं कि ये एंगल छोटा सा है, एंगल डी थीटा है, और ये भी एंगल क्या हो जाएगा, डी थीटा ही। भाई बिल्कुल छोटा सा एलिमेंट है और उनमें कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है ना, सिमिलरिटी दिख रही है दोनों तरफ। तो ये एंगल डी थीटा, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा बच्चों। अगर इस डायरेक्शन में ऐसे कर दूँ तो ये एंगल डी थीटा है, ये एंगल डी थीटा है, तो ये एंगल 90 है, तो ये एंगल फिर से 90 माइनस डी थीटा, ये 90 माइनस डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये बता दिए हमने। 90 माइनस डी थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ऐसे है और ये ऐसे है, तो ये 90 माइनस डी थीटा, तो ये भी 90 माइनस डी थीटा। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, क्योंकि ये तो 90 है ना भाई, ये चीज़ तो 90 है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। ये चीज़ 90 है बच्चों, है ना, ये चीज़ 90 है। तो ये एंगल हमारे पास क्या आया था, 90 माइनस डी थीटा, तो ये भी 90 माइनस डी थीटा हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है, ये डी थीटा। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, आपने अगर पढ़ा हो तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि T2 है, तो T2 का इधर आ जाएगा कौन सा कंपोनेंट, T2 का कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा बच्चों, T2 का कॉस ऑफ डी थीटा आ जाएगा, और नीचे एक आ जाएगा T2 का साइन ऑफ डी थीटा। इधर उसी तरीक़े से आ जाएगा ना, सिमिलर चीज़ है ना, तो सिमिलर ही आएगा। इधर हो जाएगा T1 का कॉस ऑफ डी थीटा हो जाएगा, यहाँ पे T1 का साइन ऑफ डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब देखा जाए एक चीज़ और है, इसका कुछ ना कुछ मास है ना, इसका कुछ ना कुछ तो मास है बच्चों, क्या है, डीएम मास है। ठीक है, डीएम मास है इसका, तो डीएम मास हमने लिख दिया।
इस डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन में देखा जाए तो इधर एक ये फोर्स लग रहा है, इधर एक ये फोर्स लग रहा है, और कोई फोर्स तो है नहीं, तो बैलेंस तो कर ही सकते हैं। मतलब T1 का कॉस ऑफ डी थीटा इक्वल टू T2 का कॉस ऑफ डी थीटा। अरे सर ये चीज़ खत्म, तो T1 बराबर T2 आ गया, मतलब T1 T2 सेम होगा। देखिए बच्चों यहाँ पे सेम आ गया, क्यों आ गया? क्योंकि ये एलिमेंट बहुत छोटा सा है, तो छोटा सा एलिमेंट है इसीलिए यहाँ पे टेंशन लगभग लगभग बराबर हो जाएगा, लगने वाला टेंशन लगभग लगभग बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे टेंशन T1 T2 अलग अलग होंगे, लेकिन ये बहुत छोटा एलिमेंट हम ले लिए हैं इसीलिए दोनों बराबर आ गए। हम आगे बताएंगे कैसे टेंशन वेरी हो जाता है डिस्टेंस के साथ, बताएंगे बिल्कुल। यहाँ पे सेम है क्योंकि ये छोटा एलिमेंट है। ठीक है भाई, तो अब तो पता चल गया ये T1 T2 तो सेम ही है। तो अब देखते हैं नीचे लगने वाला फोर्स एक ये है, ये किसको बैलेंस करेगा? ये नीचे की तरफ जो लगने वाले फोर्स हैं, और ये सेंटर की तरफ ही तो लग रहे हैं। अरे सर सेंटर की तरफ तो ये होता है, ये कहाँ सेंटर की तरफ लग रहा है? फिर से वही बात बच्चों, ये एलिमेंट बहुत छोटा है, इतना छोटा है मान लेते हैं, ये एलिमेंट मान लेते हैं इतना छोटा है, तो इधर ये मान लेते हैं ऐसे डी थीटा बनेगा, ये ऐसे डी थीटा बनेगा, तो इधर ये लगने वाला फोर्स किधर आ जाएगा? नीचे परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, ये ऐसे। तो समझिए ना, इतना परपेंडिकुलर रहेगा तो ये किस डायरेक्शन में रहेगा? सेंटर की तरफ ही तो लगेगा। ये बड़ा दिखा दिए हैं तो लग रहा है इधर की तरफ लग रहा है, छोटा है हमने बस बड़ा दिखा दिया है। अगर ये छोटा है तो इसको बोलेंगे इधर लगने वाला परपेंडिकुलर, नीचे के डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स सेंटर की तरफ ही लगेगा। ठीक है, ओके सर। तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, अंदर लग रहा है ना फोर्स, तो अंदर क्या लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का बच्चों नीचे के डायरेक्शन में दो ही फोर्स है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर टी साइन डी थीटा आ जाएगा। T1 प्लस T2 करेंगे, लेकिन दोनों तो सेम है T1 T2, तो 2 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, आखिरकार सर्कुलर मोशन में हमने क्या बताया था? सर्कुलर मोशन में हमने क्या बताया था बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो होता है mv²/r होता है। v वेलोसिटी होता है ना, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। जो भी छोटा सा एलिमेंट है इसका वेलोसिटी, हमने अगर रिलेटिव मोशन कंसिडर किया तो इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ गया है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वेव से ये इधर जा रहा होगा ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो कर देते हैं ना, तो यही तो हो जाएगा। इसका मास छोटा सा dm है इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। आर क्या है बच्चों? ये रेडियस है, ये वाला आर है। ठीक है, तो हमें एक्चुअली में आर का कोई मतलब नहीं है, आर हटाना पड़ेगा। आर रेडियस कुछ पता ही नहीं है, हम कैसे डायरेक्टली लिख दें? चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैं कैसे सॉल्व करता था। 2t यहाँ पे क्या आया है? 2t साइन ऑफ डी थीटा इक्वल टू dm इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर रेडियस। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, अगर ये पूरा लेंथ है, आर्क लेंथ, इसका लेंथ कितना था? dl था, तो dl कितना हो जाएगा भाई? आर्क लेंथ कितना होता है? एंगल, पूरा एंगल इंटू रेडियस होता ना, आर थीटा ही तो होता है पूरा लेंथ। पूरा एंगल कितना है और रेडियस कितना है? आर इंटू 2d थीटा हो जाएगा, क्योंकि टोटल एंगल इतना है। ठीक है, dl का वैल्यू हमने देख लिया, तो dl का वैल्यू हम लोग रख देते हैं। एक सेकंड, dl का वैल्यू किधर रखेंगे बच्चों? अच्छा, r का वैल्यू हमें हटाना है, तो r की जगह पर dl अपॉन 2d थीटा रख देते हैं, है ना। r का वैल्यू तो हटाना है। और एक चीज़ और बच्चों, हमने जो लिया है साइन ऑफ डी थीटा, हम आपको बता दिए हैं कि ये लगभग डी थीटा के बराबर होगा, क्योंकि डी थीटा इज़ वेरी स्मॉल एंगल है ना, बहुत छोटा एंगल है। अरे सर ठीक है समझिए। तो 2t डी थीटा बराबर dm इंटू, ये कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ वेव का स्क्वायर नहीं पता है। r का वैल्यू कितना हो जाएगा? dl अपॉन 2d थीटा, तो ऊपर चला जाएगा ना 2d थीटा। तो देख सकते हैं आप, डी थीटा से डी थीटा उड़ गया,
यहाँ पे 2 से 2 भी उड़ गया, और कुछ है? और कुछ तो नहीं उड़ रहा है भाई। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वेव का स्क्वायर हमारे पास जो आ रहा है टी इंटू डी एल अपॉन डी एम। आपको एक चीज़ बता दूं, हम लोग बहुत जगह यूज करेंगे, म्यू का वैल्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ इसको बोलते हैं बच्चों, या फिर कहीं कहीं पे बोला जाएगा लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिएगा। तो म्यू का वैल्यू क्या होता है बच्चों हमारे पास? मास एम पर यूनिट लेंथ। अगर छोटा सा है तो डी एम अपॉन डी एल आ जाएगा, है ना, उस पर डिपेंड करता है कितना बड़ा है कितना छोटा। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव जो आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में टी अपॉन डी एम बाई डी एल का वैल्यू म्यू होता है। तो आप देख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव हमारे पास आ गया बच्चों, है ना, वेलोसिटी ऑफ वेव हमारे पास आ गया है, अंडर रूट टी बाई म्यू बोल सकते हैं। तो आई थिंक क्लियर होगा आपको, वेलोसिटी ऑफ वेव हमने निकाल लिया है, किस तरीके से निकाला है आप समझ पा रहे होंगे, है ना, ये सब चीज़ों का यूज करके। तो समझ में आना बिल्कुल ज़रूरी है बच्चों, भले ही टाइम लिया हमने, लेकिन समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी है, वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड करता है टेंशन पे, टेंशन इन स्ट्रिंग पे, है ना, टेंशन इन स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है भाई। मतलब स्ट्रिंग में टेंशन कैसा है ना, स्ट्रिंग में टेंशन कैसा है उस पर डिपेंड करता है। और नीचे देखिए मास के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उस पर भी डिपेंड करता है, मास ऑफ स्ट्रिंग पे भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है समझिएगा, अगर स्ट्रिंग में टेंशन ज़्यादा हो गया तो वेलोसिटी ऑफ वेव भी ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्टली है। वेलोसिटी ऑफ वेव बढ़ेगा अगर टेंशन बढ़ाया जाए, मास बढ़ाया जाए तो वेलोसिटी ऑफ वेव कम होगा। ये कैसे होगा सर? बिल्कुल होगा, भारी रस्सी रहेगा तो उसमें टेंशन तो कम रहेगा, उसके कारण वेलोसिटी ऑफ वेव भी कम हो जाएगा। देखिए ये रिलेशन हम सिमुलेशन के थ्रू आपको समझा सकते हैं। अगर यहाँ पे टेंशन सबसे कम है, देख रहे हैं ना, ये टेंशन है यहाँ पे सबसे कम हमने कर दिया, टेंशन अगर कम कर दिया तो वेलोसिटी ऑफ वेव यहाँ पे कम हो जाना चाहिए, तो देखिए कम हो जाएगा। देख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव कितना धीरे धीरे जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे। लेकिन यही अगर टेंशन हमने हाई कर दिया तो वेलोसिटी ऑफ वेव देखिएगा, देख रहे हैं, देख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ वेव कितना फास्ट जा रहा है। तो टेंशन घटाने और बढ़ाने से चेंज हो जाता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों आपको। ठीक है, ये चीज़ आप अगर आप समझ गए तो यहाँ पे मास ऑफ स्ट्रिंग भी समझ जाइएगा। एक रस्सी बहुत पतला है, एक रस्सी बहुत पतला है एम मास का, और एक रस्सी काफ़ी मोटा सा रस्सी है ना, इसका मास कैपिटल एम है, तो इसमें वेलोसिटी ऑफ वेव जो होगा वो कम हो जाएगा, इसमें वेलोसिटी ऑफ वेव ज़्यादा हो जाएगा। पतला है ना, तो पतला में जल्दी से वेव ट्रेवल कर लेगा। आई थिंक इजी होगा आपके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। एक तरीका और होता है, किताबों में कहीं कहीं पे नहीं दिया होता है, लेकिन बच्चे बोलते हैं कि ये बहुत छोटा सा ट्रिक होता है, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके बच्चों। फाइंड velocity of wave using dimensional analysis. यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस कैसे यूज करते हैं हम लोग बच्चों, देखिएगा। आपको पता था इस टाइप से अगर वेव बन रहा है स्ट्रिंग में तो वेलोसिटी ऑफ वेव इस डायरेक्शन में था, तो देखा जाए इसका लेंथ एल है ना, इसका लेंथ बच्चों क्या है, लेंथ एल है, मास एम है, इसमें टेंशन टी है, यही तो देखा था हमने। तो वेलोसिटी ऑफ वेव अगर हमको निकालना है तो वो हो सकता है एल पे डिपेंड करे, हो सकता है
m पे डिपेंड करे, हो सकता है t पे डिपेंड करे। यही तीनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा भाई, यही चीज़ों तीनों तीनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा। लेकिन कैसे डिपेंडेंस है हमको नहीं पता है। मान लेते इसके पावर a है, इसके पावर b है, इसके पावर c है, इस टाइप से डिपेंडेंट है, हम कुछ भी मान सकते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस में तो ऐसे नहीं करते हैं। वेलोसिटी ऑफ वेव है तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, LT-1 होता है, प्रोपोर्शनल टू एल मतलब लेंथ के पावर में a है, m मतलब मास के पावर में b है, t मतलब टेंशन है, ये है ना, t यहाँ पे टेंशन है बच्चों तो टेंशन में क्या होता है, ये अगर टेंशन है तो टेंशन का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2, क्योंकि फोर्स का डायमेंशन भी वही होता है, MLT-2 होता है। तो इसके पावर में कितना है, c है। देखा जाए प्रोपोर्शनलिटी तो l है, तो l के पावर में आ जाएगा आपके पास a प्लस सी, m के पावर में b प्लस सी, और t के पावर में -2c आ जाएगा। यह LT-1। तो दोनों तरफ देख लेते हैं कैसे कैसे पावर वेरी कर रहे हैं। l के पावर में इधर 1 है तो उधर कितना है, a प्लस सी है। m के पावर में इधर 0 है ना, m के पावर में 0 ही तो मान सकते हैं, कुछ नहीं है तो 0 है, और इधर कितना है, b प्लस सी है। इधर कितना है बच्चों, t के पावर में -1 है, इधर कितना है, -2c है। तो c का वैल्यू यहाँ पे हाफ हो गया, c का वैल्यू हाफ हो गया, तो b का वैल्यू -हाफ हो गया। और यहाँ पे अगर a का वैल्यू देखें तो कितना हो जाएगा, ये कितना है, हाफ है, तो ये हाफ ही हो जाएगा। बाकी सब तो साफ हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने निकाल लिया। तो अब चलिए डिपेंडेंस देख लेते हैं, यहीं पे आ जाते हैं। शुरुआत में हम लोग क्या देखे थे, वेलोसिटी ऑफ वेव। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कुछ हम लोग कांस्टेंट के ला देते हैं। एल के पावर में कितना है, ए है, ए कितना है, हाफ है, एल के पावर में हाफ। एम है, एम के पावर में बी है, तो एम के पावर में -हाफ। टी के पावर में सी है, तो टी के पावर में हाफ। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव जो है बच्चों, वो के टाइम्स ऑफ अंडर रूट में कितना आ रहा है, टी अपॉन एम इंटू एल आ रहा है ऊपर। तो यही तो होता है वेलोसिटी ऑफ वेव, के टाइम्स ऑफ अंडर रूट टी बाई म्यू ही तो होता है, म्यू मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे अगर के का वैल्यू 1 रख दें तो हो जाएगा काम, वेलोसिटी ऑफ वेव अंडर रूट में टी बाई म्यू। देखिए ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू हमें नहीं पता चलता है, कोई कांस्टेंट का वैल्यू डायमेंशनल एनालिसिस में, लेकिन उसका प्रोपोर्शनलिटी चीज़ें पता चल जाती है, कैसे डिपेंडेंट होगा, ठीक है, इस टाइप से डिपेंडेंट होगा। ये 1 पता चलता है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, कैसे 1 आ रहा है वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता चलता है। लेकिन कुछ तो पता चल गया है ना, यहाँ से डायमेंशनल एनालिसिस से भी हमने चीज़ें पता कर ली है, ठीक है बच्चों, आसान है चलिए सवाल भी कर लेते हैं ना जल्दी से। अगर आप सवाल करना चाहते हैं बच्चों तो कर लीजिए, बहुत आसान सा सवाल रहता था। मान लेते हैं ना कि इस टाइप से अगर आपको दे रखा है, जल्दी से सवाल कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि बहुत आसान सा सवाल है। इस टाइप से अगर आपको स्ट्रिंग दिया हुआ है और यहाँ पे एक पुली है, ठीक है, पुली से ऐसे लटका हुआ एक मास है, ठीक है, ठीक है। इसका मास है, मान लेते हैं 10 kg का है ना। और आपको बोला है ये लेंथ जो है यहाँ पे मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर का है, ये 10 सेंटीमीटर या फिर चलिए ठीक है 10 सेंटीमीटर का छोटा सा है। और यहाँ पे आपको दे रखा है मास ऑफ अ स्ट्रिंग, मास ऑफ अ स्ट्रिंग इतना ही दूर का मास दे रखा है, इतना ही दूर का वो दे रखा है आपको, m बराबर मान लेते हैं कि 50 ग्राम है, ठीक है। तो बोला है फाइंड टाइम टू रीच अ पल्स
फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ए से बी को पल्स जाने में कितना टाइम लगेगा, ए है और ये बी है। तो अगर यहाँ से पल्स जनरेट किया गया है बच्चों इस डायरेक्शन में ऐसे, वेलोसिटी ऑफ वेव, तो टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ जाने में। वेलोसिटी ऑफ वेव तो निकालना आपको पता है, टाइम कैसे निकालेंगे, चलिए सीखते हैं कैसे निकालेंगे। नीचे इसका टेंजी लग रहा है, ऊपर की तरफ टेंशन टी, नीचे की तरफ यहाँ पे टेंशन टी। समझ में आ गया कि टेंशन खिंचाव महसूस हो रहा होगा, ये रस्सी खींचा गया होगा इधर की तरफ टेंशन टी से। तो हम निकाल सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वेव जो होता है अंडर रूट में टी बाई म्यू होता है। म्यू निकाल लेते हैं, म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, रस्सी का म्यू ए बी का निकाल लेते हैं, वो कितना हो जाएगा, मास कितना है 10 सेंटीमीटर है, अपॉन मास कितना है 50 ग्राम है। तो हम लोग मीटर पर केजी में निकाल लेते हैं, 10 गुने 10 के पावर -2 मीटर में आ जाएगा, 50 गुने 10 के पावर -3 कितना हो जाएगा, ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 50 हो जाएगा, तो 2 आ गया। म्यू ए बी का वैल्यू 2 आ गया बच्चों। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग ए बी में कितना होगा, हो जाएगा अंडर रूट में टेंशन कितना है बच्चों 100 हो जाएगा 100 न्यूटन का, म्यू कितना है 2 है। वेलोसिटी ऑफ वेव इन ए बी स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास √50 मीटर पर सेकेंड आ गया, √50 मीटर पर सेकेंड आ गया बच्चों। ठीक है, ये थोड़ी निकालना था, हमें निकालना है कि इस वेव को यहाँ से ट्रेवल करते करते यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो देख लेते हैं, अगर टाइम देखा जाए तो टाइम निकाल सकते हैं ना बच्चों। टाइम होता है जो पूरा दूरी चला है कितना 10 सेंटीमीटर, 10 गुने 10 के पावर -2 मीटर, कितना उसको वेलोसिटी, वेलोसिटी समय बराबर दूरी बटा चाल, तो वेलोसिटी कितना है √50 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से टाइम का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए देखिए कितना आ जाएगा, नीचे चला जाता है 1/10, तो 1/10√50 सेकेंड लगेगा। ठीक है, ऐसा अच्छा आंसर नहीं आया, लेकिन ठीक है जो भी आया है, इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बच्चों बहुत आसान है। अब अगर हम वर्टिकली अगर टांग दें, मान लेते हैं कि हमने एक ऐसे ले लिया है और हमने रोप को ऐसे टांग दिया है और हमारे पास एक नीचे ब्लॉक लगा हुआ है, ब्लॉक फिर से 5 kg का है बच्चों। अब हम अगर वेव यहाँ से जनरेट करते हैं तो ऊपर की तरफ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वेव ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा। तो बताना है वही चीज़, ए से बी तक फाइंड टाइम टू ट्रेवल वेव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ए से बी जाने में कितना टाइम लगेगा इस वेव को। ठीक है, बहुत आसान सा ये भी सवाल है बच्चों, आप ऐसे कर सकते हैं। नीचे की तरफ वही 5G लग रहा होगा, और फिर अगर 5G लग रहा है तो क्या करना है बच्चों बच्चों बच्चों, तो यही तो टेंशन हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ वेव जो होगा अंडर रूट में T/μ होगा। हाँ सर ठीक है, इतना तो पता ही है, आपने तो बताया नहीं इसका लेंथ कितना है। इसका लेंथ आपको दे दिया है बच्चों 20 सेंटीमीटर का है, इसका मास आपको दे दिया है 10 ग्राम का। ठीक है, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपको इस तरीके से 2 चीज़ें दे दिया है। तो अब आप निकाल सकते हैं म्यू का वैल्यू क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ। तो कितना हो जाएगा बच्चों, मास कितना है 10 ग्राम है, नीचे 20 सेंटीमीटर है, तो ग्राम को 10⁻³ हो जाएगा, लेंथ को 10⁻² हो जाएगा। एक सेकंड, मैंने पीछे सही किया है क्या, अरे यार बच्चों गलत हो गया, यहाँ पे हमारे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, तो मास ऊपर जाएगा ना, लेंथ नीचे आएगा, तो ये सारा चीज़ उल्टा हो जाएगा। सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी।
ऊपर 50 सॉरी बच्चों, थोड़ी सी गलती हो गई, मास पर यूनिट लेंथ 50 ग्राम। आप देख रहे होंगे तो आप हो सकता है आपने मुझे बोला हो, ठीक है। तो ऊपर 50 है ना बच्चों, ऊपर 50 है तो 50 गुने 10 के पावर -3 हो जाएगा, 10 गुने 10 के पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा 100, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 50 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हाफ आ जाएगा। यूँ हाफ आ गया तो ये हाफ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा √200, ठीक है। √200 आ गया हमारे पास। इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। गलती नहीं करना है बच्चों, देख रहे हैं गलती छोटी छोटी हो जाती है। तो यहाँ पे अगर म्यू निकालना चाहें तो म्यू का वैल्यू आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो 1/20 आ जाएगा बच्चों। हाँ सर, 1/20 आ जाएगा। तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ वेव अगर निकालना चाहें तो अंडर रूट में टी कितना है, टेंशन लग रहा है इसमें 50 न्यूटन का, अंडर रूट में 1/20 आ गया। वेलोसिटी ऑफ वेव आप निकाल सकते हैं, पाई दूना 10, डबल जीरो हो जाएगा, 1000 आ जाएगा बच्चों। तो 10√10 हो जाएगा, है ना, 10√10 मीटर पर सेकेंड। इतना वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो टाइम कितना लगेगा, समय जो लगता है, समय बराबर दूरी कितना चल रहा है, ये 20 सेंटीमीटर है, 20 गुना 10 के पावर -2 डिवाइडेड बाई चाल कितना है, वेलोसिटी है 10√10 मीटर पर सेकेंड। ये कट गया यहाँ पे, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 1/50√10 सेकेंड, है ना बच्चों। बिल्कुल, यहाँ तक तो निकाल लिया हमने, लेकिन यहाँ पे बच्चों आप थोड़ा सोचिए, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको कि अगर इसका मास दिया है, इस स्ट्रिंग का मास है ना, इसका मास तो 5 kg है, इसका मास भी 10 ग्राम है। तो भाई अगर स्ट्रिंग का मास हमें दे दिया है, तो हम हर जगह पे टेंशन बराबर क्यों, 50 न्यूटन ही क्यों ले रहे हैं, सिर्फ इसी का टेंशन क्यों ले रहे हैं। अगर रस्सी में थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक बढ़ गए, मान लेते ये हमने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ गए, तो 10 सेंटीमीटर ऊपर अगर टेंशन देखें तो टेंशन किसके वजह से होता है, जो नीचे लटका हुआ मास होता है। ये मास लटका है और ये रस्सी का भी तो मास है। मान लेते हैं ये आधा रस्सी है, तो आधा रस्सी का मास कितना हो जाएगा, 5 ग्राम। तो 5 kg और प्लस में 5 ग्राम और, तो यहाँ पे टेंशन अलग हो गया ना, सिर्फ 5G तो नहीं है, उसमें प्लस में 5 ग्राम होगा, 5 ग्राम और ऐड करना पड़ेगा। हाँ सर, तो टेंशन तो वेरी होता जा रहा है ऊपर होते होते, और तो और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सबसे ऊपर इस पूरा मास आ जाएगा, ये मास और ये वाला मास, है ना। 5000 ग्राम और 10 ग्राम, 5010 ग्राम है ना। तो बोलेंगे फिर फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि छोटा सा है ना बच्चों, 10 ग्राम बहुत कम है, 5000 में 10 जोड़ ही देंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोग हर जगह पे टेंशन बराबर ले रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर इसका मास 10 ग्राम के जगह पे 1 kg ले लिया जाए, तब तो भाई पक्का वेरी हो जाएगा, तब डायरेक्टली ये चीज़ लगाना गलत हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ चलिए आपको आगे समझाता हूँ। क्योंकि अब स्ट्रिंग में ही अगर हम मास ले लें, देखिए ये अच्छा केस होता है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। क्योंकि अगर हम स्ट्रिंग, ये जो रस्सी लिया था ना यार, रस्सी अच्छा से बन जा, ये जो रस्सी लिया है हमने बच्चों, इसका खुद का मास है, रोप ऑफ मास m, लेंथ l, ठीक है। इसका पूरा मास m है, क्योंकि ये सॉलिड रस्सी है ना बच्चों। अरे यार ये सॉलिड इतना बाहर क्यों है, ये रस्सी है बच्चों, इसका मास m है, लेंथ l है, ठीक है। यहाँ पे अगर a पॉइंट है, यहाँ पे अगर b पॉइंट है, तो a पॉइंट पे टेंशन एट पॉइंट तो 0 है, क्योंकि नीचे कुछ लटका ही नहीं है, तो टेंशन आएगा कहाँ से। सर टेंशन तो मेरे को हो रहा है, आप पढ़ा रहे हो तो नहीं बच्चों, टेंशन नहीं लेना है है ना, टेंशन इस रस्सी को देना है। तो देखा जाए तो यहाँ पे तो टेंशन है ही नहीं बच्चों। लेकिन बी पॉइंट पे टेंशन अगर हम देखना चाहें, टेंशन एट पॉइंट बी, तो ये तो है, किसके वजह से, एक पूरा रस्सी जो लटका हुआ है, पूरा रस्सी का मास m है, तो पूरा रस्सी का मास m है, तो m×g लगा देते हैं। हाँ सर ठीक है, आप यहाँ पे तो बता दिए, आप यहाँ पे तो बता दिए, अब बीच में कहीं पे लेना हो तो ले लेते हैं भाई।
यहाँ से मान लेते हैं थोड़ा सा दूरी चल दिए हम लोग x दूरी पे, तो x दूरी पे अगर चल लिए, मान लेते हैं O पॉइंट है, तो AO का लेंथ जो हमारे पास दे दिया है वो मान लेते हैं x, तो इसका छोटा सा मास m मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ऊपर पढ़ लिए हैं कि L लेंथ का अगर रस्सी है तो उसका मास m है, तो 1 यूनिट का अगर देखें तो m/l हो जाएगा। वही अगर हम मास देखना चाहें x लेंथ का, तो m/l इंटू एक्स हो जाएगा। हाँ सर, तो मतलब इसका जो मास होगा स्मॉल m, वो कैपिटल m/l इंटू एक्स हो जाएगा। हाँ सर, समझ में आ गया। तो इसका हमने मास निकाल लिया यहाँ तक का। तो ये O पॉइंट जो है यहाँ पे है, ठीक है। तो O पॉइंट अगर यहाँ पे है, तो हम लोग अगर लिखना चाहे टेंशन एट पॉइंट O, कितना हो जाएगा बच्चों? m, स्मॉल m जी तो लिखेंगे ही, लेकिन स्मॉल m का वैल्यू है m/l xg। ठीक है, तो टेंशन एट पॉइंट O हमने निकाल लिया। उसी तरीका से x, ये कहीं यहाँ पे बोले तो ये पूरा यहाँ पे इसका मास लेंगे, यहाँ पे बोलो तो ये पूरा मास यहाँ से लेंगे, यहाँ पे बोलो तो पूरा मास ये लेंगे, है ना। उस तरीके से अगर कुछ मास लटका भी दिया होता 10 के जगह, तो इसका और प्लस में यहाँ पे ये वाला, तो इसी में हम लोग प्लस में 10g कर देते, है ना। समझ रहे ना कैसे करना है? ठीक है, हमने टेंशन बता दिया O पॉइंट पे क्या होगा। हम तो केस ये देख रहे थे कि वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगा, वो तो अंडर रूट में t/μ ही होता है बच्चों, ये चीज़ तो पता ही है। तो हर एक जगह पे टेंशन अलग है, तो उसके कारण वेलोसिटी ऑफ वेव हर जगह पे अलग अलग आएगा। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वेव कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। तो मान लेते हैं एट एक्स वेलोसिटी ऑफ वेव, तो वेलोसिटी ऑफ वेव एट एक्स क्या होगा? अंडर रूट में टी, ओ पॉइंट है ना बच्चों, तो TO/μ हो जाएगा। तो अंडर रूट में देखा जाए तो m/l xg डिवाइडेड बाई म्यू क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। तो ये पूरा तो मास है, तो मास पर यूनिट लेंथ, तो देखा जाए तो मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ कट गया, तो अंडर रूट में xg आ गया बच्चों। तो वेलोसिटी ऑफ वेव एट पॉइंट O हमारे पास √xg आ गया। समझ रहे हैं बच्चों आप? वेलोसिटी ऑफ वेव हमारे पास अंडर रूट में xg आ गया। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे मतलब ये डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी ऑफ वेव जो है, ओ पॉइंट, ठीक है, ओ पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ यहाँ कहीं पे भी हो सकता है, वो डिपेंड कर रहा है एक्स पे। जी तो कांस्टेंट है, √x पे डिपेंड कर रहा है। एक्स मतलब यहाँ का, यहाँ से तक लेंथ, तो हर एक लेंथ बदलने पे वेलोसिटी ऑफ वेव भी बदलता रहेगा। ठीक है सर, क्या बताना चाहते हो फिर? हम ये बताना चाहते हैं बच्चों, क्योंकि हमको बताना है कि यहाँ से अगर वेव ट्रेवल करना शुरू किया है, अरे यार वेव अच्छा नहीं बन रहा है बच्चों यहाँ पे। वेव अच्छा नहीं बन रहा है बच्चों, वेव अच्छा नहीं बन रहा है। ठीक है, ऐसा इस टाइप का वेलोसिटी ऑफ वेव ऊपर की तरफ अगर जा रहा है, तो टाइम कितना लगेगा यहाँ तक पहुँचने में, है ना। टाइम टेकन बाय वेव टू रीच फ्रॉम A टू B, ए से बी जाने में कितना टाइम लगेगा, यही तो हमें निकालना होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर आप पिछले वाली केस में देख रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, वेलोसिटी आ गया तो समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी, दूरी कितना है AB का, AB का दूरी कितना है बच्चों, मान लेते हैं लेंथ आपको L दिया है, पर लेंथ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अंडर रूट में xg, तो ये आंसर हो गया। यही तो था वेलोसिटी। तो ये गलत है ना भाई, x डिपेंड कर रहा है, तो डायरेक्टली लिख देंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब हमें अब अच्छे से लिखना होगा, वेलोसिटी ऑफ वेव एट पॉइंट O अंडर रूट में अगर xg है, तो इससे अगर हमको निकालना है टाइम, तो हम निकाल सकते हैं। वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? dx/dt होता है। ये कहाँ से आया सर? बच्चों न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन याद कीजिए, हम लोग शुरू में वेव इक्वेशन ऑफ मोशन कब लिखते थे, तो वहाँ पे लिखते थे dx/dt वेलोसिटी को, √x इंटू जी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं dx/√x
इक्वल टू जी टाइम्स ऑफ डी टी। इंटीग्रेट कर देते हैं कहाँ से कहाँ तक, एक्स का वैल्यू ए से बी जा रहा है तो ए पॉइंट पे एक्स का वैल्यू 0 है और बी पॉइंट पे जाने पे एक्स का वैल्यू एल हो जाता है। समय 0 से बात कर रहा हूँ, टी इक्वल टू 0 से कुछ टाइम टी लगेगा, हमें नहीं पता कितना टाइम लगेगा। तो डी एक्स अपॉन रूट एक्स है ना, एक्स पावर माइनस हाफ प्लस 1 तो हाफ हो जाएगा, तो 2 हाफ हो जाएगा, तो रूट ऑफ एक्स नीचे हाफ करेंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा। ये वेरी करेगा 0 से एल तक, और यहाँ पे जी इंटू टी वेरी कर रहा है 0 से टाइम टी तक। तो यहाँ पे 2√L इक्वल टू जी इंटू टी आ गया। टाइम जो लगेगा हमको यहाँ से जाने में 2, एक सेकेंड, ये पूरा में रूट था ना बच्चों, ये पूरा रूट था, गलती नहीं करना है बच्चों। तो अंडर रूट में एल अपॉन जी आ गया बच्चों, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे टेंशन का वैल्यू जो आ गया हमारे पास √2√L/G आ गया, ठीक है, हमने निकाल लिया। टेंशन नहीं बच्चों, टाइम, सॉरी ये टाइम है भाई, टाइम है ना, जो टाइम हम सोच रहे थे कि यहाँ से जाने में, ए से बी जाने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ से 0 से एल जाने में इतना टाइम लगा, तो हमको हो सकता है सवाल में कहीं पे 0 से लेके किसी ओ पॉइंट पे पूछ ले तो हम ओ लेंथ लिख देंगे, है ना, चीज़ें चेंज किया जा सकता है। तो समझिए बच्चों, यहाँ पे टाइम निकालने के लिए ये डायरेक्ट इस टाइप का फॉर्मूला हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं, दूरी बट्टा चाल, यहाँ पे इंटीग्रेशन के थ्रू जाना होगा आपको, ठीक है। और एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे और देखा जाता है, कौन सा ऑब्जर्वेशन सर, जो वेलोसिटी का आपको वैल्यू आ रहा था अंडर रूट में एक्स जी, एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे होता है कि हम ये समझ सकते हैं कि हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी लिखते हैं, डी एक्स बाई डी टी लिखते हैं, हाँ सर लिखते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी होता है, हाँ सर पता है। और इसको भी डी वी बाई डी एक्स नहीं लिख सकते हैं, ये कैसे लिख सकते हैं, अरे बच्चों याद कीजिए, लिख सकते हैं, इसी को हम नहीं लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी लिख देंगे, इंटू में डी एक्स अपॉन डी एक्स कर देंगे, तो यहाँ से डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी हो गया, तो डी वी भी डी एक्स, डी वी भी डी एक्स, हाँ सर बन जाता है, बन जाता है। तो यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव एट पॉइंट ओ जो है वो नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए, तो एक्सेलरेशन के लिए नहीं लिख सकते वो पॉइंट पे, क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी ही तो होता है, डी वी बाई डी टी ही तो होता है बच्चों, हाँ सर होता तो है। लेकिन देखा जाता है यहाँ पे टाइम का टर्म ही नहीं है, तो हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं भी डी वी बाई डी एक्स, देख सकते हैं आप, यहाँ पर समझना पड़ेगा मतलब कौन सा फार्मूला लगेगा, ठीक है। अब हम लोग बना सकते हैं, तो v कितना है, रूट एक्स जी है, इंटू डी वी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, हाफ बाहर आ जाएगा, रूट एक्स का करेंगे तो 1/√x आ जाएगा, इंटू रूट जी तो ऊपर है ही। तो देख सकते हैं इसको अगर सोल्व किया जाए तो रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ रहा है, एक्सेलरेशन एट पॉइंट ओ आ रहा है g/2 आ रहा है। अरे भाई एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट आ गया सर, एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट आ गया, मतलब समझ रहे हैं आप, एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर कांस्टेंट आ गया है, एक्सेलरेशन एट पॉइंट ओ का वैल्यू कांस्टेंट आ गया भाई, तो ओ छोड़िए, किसी भी पॉइंट पे एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब अगर ये वेव इधर इस डायरेक्शन से जा रहा है तो ओ पॉइंट पे एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट, यहाँ हर जगह पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी वेरी कर रहा है एक्स के साथ, लेकिन एक्सेलरेशन एक्स के साथ वेरी नहीं कर रहा है, ये हर जगह पे एक्सेलरेशन सेम होगा। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगा ही सकते हैं बिल्कुल, मतलब v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ सर ये सब याद आ गया, हाँ तो यही बच्चों ये लगा सकते हैं ना, तो डायरेक्टली लगा दीजिए ना, क्या ज़रूरत है ये सब करने का। भी फाइनल वेलोसिटी
इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस ए टी, ए कितना है एक्सेलरेशन g/2 है, टाइम हमको निकालना है, वेलोसिटी क्या था अंडर रूट में x/g, सॉरी वेलोसिटी कितना था अंडर रूट t/म्यू, तो t/म्यू करेंगे तो कितना होगा, xg आ रहा था रूट xg, लेकिन हमको कहाँ तक का टाइम निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का, तो x का लेंथ कितना हो जाएगा, पूरा लेंथ कितना है इसका l है, तो x की जगह पे हम लोग l लिख देंगे, सिंपल, इक्वल टू g/2 इंटू टी, तो समय कितना लगेगा बच्चों 2 अंडर रूट में l/g, देख सकते हैं यही आ गया आंसर, यही तो था यहाँ पे, अरे सर हाँ डायरेक्टली आ गया, चाहे तो यही फार्मूला यूज करके लगा सकते हैं, उसमें भी वही आ जाएगा, समझिए एस मतलब पूरा डिस्प्लेसमेंट तो एल है, यू टी 0 है, हाफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है बच्चों g/2, अच्छा एक्सेलरेशन तो जी ही है, हाफ तो लिख ही दिया है, इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ से देख सकते हैं टी फिर से क्या आ गया, टी फिर से क्या आ गया, अच्छा ये एक्सेलरेशन g/2 था, ठीक है, तो 2 अंडर रूट में l/g आ गया, देख सकते हैं फिर से यही आंसर आ गया, चीज़ें आसान है बच्चों, चीज़ें को आप करना सीख लीजिएगा ना तो आपको आसान लगेगा, तो ये बस छोटा सा ऑब्जर्वेशन था, तो कोई ज़रूरी नहीं है हर जगह पे यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट आ जाए, हम बस चेक कर लिए हैं तो आ गया, आपको मेनली ऐसे करना है, ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी आ गया तो आपको मेनली इस स्टेप को पूरा करके सॉल्व कर देना है, सिंपल। चलिए आगे चलते हैं, कभी कभी एक सवाल आ जाता है, चलिए मैं एक सवाल आपको देना चाहता हूँ, अच्छा सवाल है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास ऐसे टाइप से ऊपर सीलिंग है, काफ़ी इजी सा सवाल है बच्चों, आप कर सकते हैं, इस डायरेक्शन ऊपर से ऐसे करके मान लेते हैं एक स्ट्रिंग है, ऊपर से ये क्या है स्ट्रिंग है, और यहाँ पे स्ट्रिंग से लटका हुआ एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक मान लेते हैं 10 kg का है, ये 10 kg का है, ठीक है, और ब्लॉक से ही लटका हुआ है एक और छोटा सा ब्लॉक 5 kg का, ठीक है, इसमें आपको दे दिया है ये ए बी है, ये सी डी स्ट्रिंग है, और आपको बोल दिया है इसका सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे होगा कहीं पे, है ना बच्चों, टेंशन तो लग रहा है ना, तो सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा, कुछ बच्चे सोचेंगे कि मास इधर ज़्यादा है ना तो टेंशन थोड़ा सा इधर शिफ्ट सॉरी सेंटर ऑफ मास थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन बच्चों इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, समझ रहे हैं ना आप, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, सब कुछ तो दे ही दिया आपको, इसका लेंथ दे दिया है ए बी और सी डी बराबर है, ए बी और सी डी बराबर है, और इसका आपको लेंथ दे दिया है दोनों का 10 सेंटीमीटर है, एंड मास दोनों का ही मास दे दिया है, सेम मास के हैं, तो इनका मास आपको दे दिया है बच्चों, मान लेते हैं 20 ग्राम, ठीक है, तो अब आपको बोल रहा है बच्चों, अब आपको बोल रहा है कि फाइंड टाइम टू ट्रेवल वेव फ्रॉम ए टू बी and C to D when pulse is created, pulse is generated, पल्स जनरेट होता है तो यहाँ से जाने में, यहाँ से ऐसे करके वेव को जाने में इस पॉइंट तक कितना टाइम लगेगा, ठीक है, काफ़ी आसान सा सवाल है बच्चों, इस डायरेक्शन में अगर ऐसा वेव जा रहा है ऊपर की तरफ तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है, आपको बताना है, इसमें समझिए वेलोसिटी ऑफ वेव पहले पता करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको टेंशन पता होना चाहिए, तो इसमें लगने वाला टेंशन कितना कितना है, कैसे पता करें, ये स्ट्रिंग मान लेते हैं ऊपर की तरफ, इसका टेंशन T1 है, इसका टेंशन T2 है, ये नीचे की तरफ mg लग रहा होगा इसका, तो 10g, नीचे की तरफ इसका 5g लग रहा होगा, हाँ सर लग रहा होगा, तो नेट फोर्स तो 0 है, तो इसका मतलब फोर्स बैलेंस कर सकते हैं, तो ऊपर लगने वाला T1 प्लस T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, नीचे की तरफ लगने वाला 5g
प्लस 10g हो जाएगा। अरे सर बिल्कुल आसान, 15g हो गया। एक इक्वेशन तो आ गया। अब T1 T2 निकालना है, T1 T2 का वैल्यू पता चलेगा तब तो एक चीज़ और कर सकते हैं हम, यहाँ पे टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स, नेट फोर्स तो जीरो है, इक्विलिब्रियम में है ना बच्चों। ये ब्लॉक कहीं से भी ऐसे करके रोटेट नहीं कर रहा है ना, रोटेशन नहीं हो रहा है, देयर इज नो रोटेशन, रोटेशन नहीं हो रहा है। तो एफ टाउ नेट का वैल्यू हम लोग जीरो कर सकते हैं, लगने वाला नेट टॉर्क तो जीरो ही होगा, तभी तो रोटेशन नहीं हो रहा है। मान लेते हैं हम ए पॉइंट के अबाउट एक सेकेंड, इसका लेंथ मैंने नहीं दिया, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका लेंथ हम आपको नहीं दिए हैं, देना पड़ेगा। इसका लेंथ टोटल है आपके पास 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से ये है 2 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, अबाउट ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर दें, ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो लगने वाला फोर्स एक ये है यहाँ पे, एक है यहाँ पे, और एक है टेंशन T2 यहाँ पे। ये T2 इस डायरेक्शन में लगेगा, ये इस डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में। तो ऊपर लगने वाला ये इन दोनों टॉर्क को बैलेंस करेगा। इसके अबाउट लगने वाला टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि T1 इसी से पास कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं टॉर्क ड्यू टू टेंशन T2 बैलेंस करेगा टॉर्क ड्यू टू 5g का प्लस टॉर्क ड्यू टू 10g का। हाँ सर, तो यहाँ पे देख सकते हैं टॉर्क क्या होता है, एफ इंटू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर होगा ना, आर क्रॉस एफ, वही T2 इंटू डिस्टेंस 5 है यहाँ से, 5g, इसका डिस्टेंस कितना है बच्चों, डिस्टेंस कितना है जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 2 सेंटीमीटर है ना, 5g इंटू 2 सेंटीमीटर प्लस 10g इंटू, ये तो यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर पे होगा, है ना, 2.5 सेंटीमीटर पे होगा ना बच्चों, सेंटर ऑफ मास, 5/2। चीज़ें कट रही है ना, क्या कट रही है सर, 5 हर जगह पे कट रही है, 5 5 5। तो T2 का वैल्यू जो हमारे पास आ गया 10g प्लस 5g, तो T2 का वैल्यू 15g, क्या हो गया, सॉरी ये 2g है ना बच्चों, 2g और ये 5g है, ठीक है ठीक है ठीक है, 7g आ गया बच्चों, ठीक है। तो T2 का वैल्यू जो हमारे पास है वो 7 टाइम्स ऑफ g है। तो यहाँ से T1 का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 7 है, तो 8 7 15 होता है, 8g हो जाएगा, ठीक है। हमने T1 T2 निकाल लिया। तब T1 T2 निकाल लिया तो वेलोसिटी ऑफ वेव इन ए बी में वेलोसिटी ऑफ वेव कितना होगा, √T1 भाई म्यू कितना होगा, म्यू का वैल्यू मास पर यूनिट लेंथ, मास कितना है 20 ग्राम, लेंथ कितना है इतना, और इसको 20 ग्राम है तो 10⁻⁻3, यहाँ पे 10⁻⁻2। तो म्यू का वैल्यू लगभग आना चाहिए 1/5, तो 1/5 लिख देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √T1, हमारे पास T1 कितना आता है 8g, 80 डिवाइडेड बाई 1/5। वेलोसिटी ऑफ वेव इन CD निकाल सकते हैं, CD में कितना हो जाएगा, √T2 डिवाइडेड बाई म्यू। T2 कितना है बच्चों, √T2 वो जल्दी मिल जाओ भाई, 8g है, T2 नहीं, T2 का वैल्यू तो 7g है, तो यह हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 1/5। कितना रहा बच्चों, 8 × 5 = 40 √/400, यहाँ पे कितना रहा है 7 × 5 = 35, ये तो 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना ही, है ना, ये तो 20 हो गया। तो अब आपने वेलोसिटी ऑफ वेव इन दोनों में निकाल लिया, तो टाइम निकाल सकते हैं। तो समय T1 कितना लगेगा, ए से बी जाने में, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। इसमें हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं आया है बच्चों, उतना वेरी नहीं करेगा, क्योंकि मास बहुत छोटा है, 20 ग्राम का मास है, 20 ग्राम का मास है बच्चों इनका। और यहाँ पे देख सकते हैं 15 kg का है, और 20 ग्राम क्या ही फर्क करेगा, नहीं फर्क पड़ेगा ना, सोचना पड़ेगा। समय बराबर दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, इसके ऊपर -2 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा है बच्चों 20, ये कट जाएगा, तो समय आ जाएगा 1/200 सेकेंड, बहुत कम सेकेंड लगेगा। यहाँ पे भी निकाल सकते हैं टाइम, दूरी जो कि 10 × 10⁻²,
बट्टा चाल √350। देख सकते कितना आसानी से आ गया बच्चों, चीज़ें बहुत आसान है। इस टाइप से कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। सवाल कर सकते हैं बच्चों इस तरीके से, टेंशन ही निकालना मेन काम होता है, बाकी तो आसान है। एक सवाल पहले भी आ रखा है बहुत आसान सा, एक टाउट स्ट्रिंग है जो कि टेंशन इसमें दिया हुआ है। अच्छा, इसमें टेंशन हमको दे दिया है, हाँ 100 न्यूटन का है। लीनियर मास डेंसिटी मतलब कि म्यू का वैल्यू हमें 0.25 kg पर मीटर दे दिया होगा। इनसाइड जनरेटेड पल्स स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड से एक पल्स जनरेट होता है। व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द कार्ट दैट पल्स रिमेन स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो पल्स क्रिएट हो रहा है इधर वेलोसिटी ऑफ वेव से जा रहा होगा और ये वेलोसिटी ऑफ कार्ट होगा। हमें नहीं पता वेलोसिटी ऑफ कार्ट क्या है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ज़मीन से देखें तो हमें लगना चाहिए कि ये चल नहीं रहा है, ये रुका हुआ है। ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा बच्चों? पहले तो तब होगा जब इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी सेम हो जाए, है ना, तभी तो हो पाएगा बच्चों। देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे हम लोग अगर स्ट्रिंग का दे दिया तो स्ट्रिंग में हम लोग वेलोसिटी ऑफ वेव निकाल सकते हैं √T/μ करके। 100 डिवाइडेड बाई 1/4 है, √400, तो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव इस डायरेक्शन में है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए वेलोसिटी ऑफ कार्ट जो होना चाहिए इस डायरेक्शन में होना चाहिए। समझ रहे हैं भाई? अगर इसको हमको देखना है नीचे से कि ये रुका हुआ है, तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसका उल्टा करके इस डायरेक्शन में दे दो, तभी तो लगेगा रुका हुआ है। अगर ये भी इसी डायरेक्शन में चलने लगेगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, हमें इसका दोगुना वेलोसिटी दिखेगा। ग्राउंड फ्रेम में हम तो बस देख ही रहे हैं ना, तो अगर इसका भी वेलोसिटी ज़्यादा हो गया और इसका भी वेलोसिटी इधर है, दोनों का वेलोसिटी मिलके 2 टाइम्स हो जाएगा। तो हमें वो नहीं करना है, हम ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो हमका इसका वेलोसिटी उल्टा ही होना चाहिए। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा तभी तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी करेंगे तो इसको कैंसिल आउट करेगा। वो तब होता है जब आप इस गाड़ी के अंदर बैठे हो, लेकिन हम अगर ग्राउंड पे हैं तो हमें ऐसा नहीं दिखना है। ग्राउंड पे हमें क्या दिखेगा? जो ऐसा है वही दिखेगा। हम जब इसमें जाते हैं तब तो हमको रिलेटिव लेना होता है, तो हम इसमें है ही नहीं, तो रिलेटिव क्यों लेना है ना बच्चों? हम इसमें रहेंगे तब तो रिलेटिव दिखेगा। जब हमारा भी वेलोसिटी अगर इसमें चले जाएंगे तो हमारा भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में अगर हो जाएगा, तभी तो हम इसको उल्टा करके इधर लगाएंगे, तब तो हमको दिखेगा ये रुका हुआ है। समझ रहे हैं? लेकिन हम ग्राउंड पे है ना, तो ग्राउंड पे है तो हम तो चीज़ें साफ साफ देख ही रहे हैं कि ये इधर चल रहा है, तो इसको बिल्कुल इधर ही चलना पड़ेगा। है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमको पूछ भी रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ कार्ट जो होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा वो -20 आई कैप में होना चाहिए। चलिए एक कंसीडर का सवाल कर लेते हैं। फिर बहुत आसान सा सवाल, आपको लेंथ दे दिया है 0.72 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है। मास दे ही दिया है 5 × 10⁻³ kg का है। टेंशन दे दिया है 60 न्यूटन का। वेलोसिटी ऑफ वेव भी पूछा है, तो √T/μ कर दीजिए बच्चों। √60 डिवाइडेड बाई म्यू का वैल्यू मास पर यूनिट लेंथ 5 × 10⁻³ गुने ऊपर आ जाएगा 0.72। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो ये ट्रांसवर्स वेव में हम लोग इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आई है तो अच्छी बात है। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों बहुत बड़ा वाला थैंक यू। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।